हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है एंड यू ऑल आर वेलकम इन यूपीएससी गाइड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम समझेंगे। इन्फ्लेशन चैप्टर का ये माइंड मैप है और ये माइंड मैप आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं दो शब्द से। इन्फ्लेशन में बार बार दो शब्द रिपीट होंगे, डिमांड और सप्लाई। अगर हम इन दोनों शब्दों को समझ पाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है समझना। तो हम एक बार देख लेते हैं डिमांड माने क्या होता है और ये सप्लाई माने क्या होता है। सपोज एक सड़क है, ये सड़क है, मतलब हर 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 स्टेट में, हर मोहल्ले में एक सड़क होती है जहां पे बहुत सारी दुकानें होती हैं। सपोज ये सड़क है, इस सड़क में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानों में बर्गर मिल रहा है। ठीक है, बर्गर की दुकानें ज्यादा है और वड़ा पाव की दुकान कम है। ये पीपीटी मैंने रांची के लिए बनाया था और अब मैं महाराष्ट्र में हूँ तो ये चीज वैलिड नहीं है, पर ठीक है। एक सड़क है जहाँ पे बहुत सारे बर्गर की दुकान है और एक वड़ा पाव की दुकान है। तो उसका मतलब ये है कि जो बर्गर, इससे क्या होगा, बर्गर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। बर्गर की सप्लाई ज्यादा आएगी। जब बर्गर की सप्लाई ज्यादा रहेगी तो बर्गर की डिमांड क्या रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी और उसकी उसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिमांड सप्लाई से। जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, जब बर्गर की ज्यादा सप्लाई होगी तो उसकी डिमांड कम होगी और उसका प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये रिलेशन है डिमांड सप्लाई का। अब इसी तरीके से, और इसी में ही एक चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं, अब वड़ा पाव है, सपोज वड़ा पाव की सप्लाई क्या है, बहुत कम है इस एरिया में। वड़ा पाव की सप्लाई कम होने की वजह से उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी और उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये डिमांड सप्लाई। अब आते हैं जो हमारा जो मेन शब्द है इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन को अगर हम लोकल लैंग्वेज बोलें तो उसे बोलते हैं प्राइस का ज्यादा होना। पर इन्फ्लेशन का जो रियल मीनिंग ये नहीं है। इन्फ्लेशन का जो असली मतलब होता है वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ प्राइस का इंक्रीज होना अर्थ स्लैश महंगाई होना नहीं होता है इन्फ्लेशन का मतलब। इन्फ्लेशन के बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत हम देखते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ये है, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज इन्फ्लेशन। पर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, हम उसको थोड़ा समझते हैं। इस डायग्राम के थ्रू, इस इमेज के थ्रू हम इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं। ठीक है, देखो, राइज जनरल गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल गुड्स एंड सर्विस मतलब क्या होता है कि सब चीज, जनरल गुड्स लोहा लकड़ी गाड़ी सब्जियां गुड्स हो गई। सर्विसेज में क्या होगी, टीचिंग क्या होगी, सर्विस होगी। तो ये क्या होगी, जनरल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब लगभग सारा गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उनका प्राइस इंक्रीज होना। उनका प्राइस इंक्रीज होना मतलब सपोज पहले उसका प्राइस 100 रुपए था, अब 110 हो गया। पहले उसका प्राइस 1000 रुपए था, अब 1010 हो गया। पहले उसका प्राइस 10 रुपए था, अब क्या हो गया, 11 रुपए हो गया, 11 रुपए हो गया। मतलब जनरल गुड्स एंड सर्विस का प्राइस इंक्रीज होना। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब रात भर में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इन्फ्लेशन नहीं होगा। अगर ओवर द पीरियड, एक लंबे मतलब एक लंबे टाइम पे जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो इन्फ्लेशन होता है। जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2003 में इतना था, 2023 में इतना हो गया, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ो, आपको समझ में आएगी। राइज, इन्फ्लेशन इज राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज इन्फ्लेशन। समझ में आया? ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जब प्राइस राइज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक लंबे टाइम पे जब प्राइस इंक्रीज होगा, अगर अगर रात भर में, मैं एक मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए पेन ले लेता हूं। देखो, प्राइस राइज, देखो प्राइस राइज तो ऐसा हो सकता है कि आज 100 रुपए की कोई चीज है, कल 200 रुपए की हो गई, तो प्राइस राइज तो इसमें भी हो रहा है। तो ये इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है। प्राइस राइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लंबे टाइम के अंतराल के बाद जब प्राइस राइज हो रहा है, मतलब मिनिमम 1 साल,
मिनिमम 1 साल का कैलकुलेशन लेके चलनी पड़ेगी आपको, 1 साल का प्राइस गैप ढूंढना पड़ेगा, तब आप उसको इन्फ्लेशन कह पाओगे। नहीं तो आप ऐसे इन्फ्लेशन नहीं कह पाओगे। मतलब एक रात, 2 महीने, 6 महीने, उसमें अगर प्राइस राइज हो रहा है तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है, कहलाएगा, ठीक है। वो तो सिर्फ महंगाई बढ़ना, प्राइस राइज, वो कहलाएगा, वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता। वही मैं बोला ना मैंने आपको कि प्राइस का बढ़ना और इन्फ्लेशन दोनों शब्द अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है। इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ प्राइस राइज नहीं होता है, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये होता है। और जो जिन चीजों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो चीज कोई स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए जनरल। अगर आप सिर्फ अगर अगर सिर्फ इकोनॉमी में, सपोज इकोनॉमी में 36 चीजें हैं, 36 में से 35 चीजों का कोई प्राइस राइज नहीं हो रहा, सिर्फ एक चीज है जिसका प्राइस राइज हो रहा है, तो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा वो। जब तक 36 की 36 चीजों का प्राइस, मतलब जनरल लेवल पे जब तक प्राइस राइज नहीं होगा, जनरल लेवल मतलब 36 चीजों का भले ही प्राइस राइज नहीं हो रहा, अगर उनमें से अगर 20 चीजों का भी प्राइस राइज हो रहा है तो हम उसे इन्फ्लेशन कह सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप एक स्पेसिफिक चीज का प्राइस राइज हो रहा है तो उसे आप इन्फ्लेशन कह रहे हो, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। जनरल गुड्स एंड सर्विस का प्राइस इंक्रीज होगा तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन, येलो पेन, इन्फ्लेशन इज द राइज इन जनरल लेवल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन डेफिनेशन है। इसको और समझते हैं। इसमें एक शब्द है, इस डेफिनेशन में एक शब्द है प्राइस। ये प्राइस को अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए इन्फ्लेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, इन्फ्लेशन शब्द की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और मजबूत हो जाएगी अगर हम इस शब्द को समझेंगे कि प्राइस माने क्या होता है। देखो, प्राइस को समझना, प्राइस क्या होता है, इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं प्राइस को आपको हैप्पीनेस के एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, हैप्पीनेस के एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, जो हमारे विराट कोहली साहब हैं, उनकी जो खुशियां हैं, उनकी जो हैप्पीनेस है, ये पीपीटी थोड़ा सा डिसफंक्शनल हो गया है, थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है, उसको प्लीज इग्नोर करिएगा और मेरी बात को नोटिस करिएगा, ठीक है। ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो विराट कोहली साहब है उनकी जो हैप्पीनेस है वो तो दो चीजों में डिपेंड हो सकती है। पहली तो उनकी खुद की डिमांड एंड सप्लाई, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। विराट कोहली की जो हैप्पीनेस है वो दो चीज पे डिपेंड हो सकती है। एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब खुद की डिमांड सप्लाई, मतलब कितना मार्केट में उनकी डिमांड है और वो कितनी सप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब कितनी फुलफिल कर पा रहे हैं अपनी डिमांड को, समझ रहे हो, कितनी उनकी फैन फॉलोइंग है और कितने वो अच्छे मैच जिता पा रहे हैं, उनकी डिमांड सप्लाई पे उनकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है। अगर उनकी सिर्फ डिमांड है और वो सप्लाई नहीं दे पा रहे, अगर वो चैंपियंस लीग, वर्ल्ड कप और अगर वो आरसीबी को नहीं जीता पा रहे तो वो खुश नहीं होंगे। तो उनकी हैप्पीनेस दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है इंट्रिंसिक, उनकी खुद की डिमांड सप्लाई पे। दूसरी चीज है एक्सट्रिंसिक, उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, जिन्होंने उनको प्रोड्यूस करा है। अगर वो खुश रहेंगे तो विराट कोहली भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो विराट कोहली की जो खुशियां हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, इंट्रिंसिक उनकी खुद की डिमांड सप्लाई, उनके एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर उनके पेरेंट्स की डिमांड सप्लाई पे, ठीक है। उनकी पेरेंट्स की मार्केट में मतलब समाज में कितनी इज्जत है उनकी, उस पर डिपेंड करता है। वैसे ही जो प्राइस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है इंट्रिंसिक, उसकी खुद की डिमांड सप्लाई, ठीक है। ये देखो आप, टमाटर का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहली चीज वो है उसकी खुद की डिमांड सप्लाई, टमाटर की डिमांड कितनी है मार्केट में, टमाटर की सप्लाई कितनी है मार्केट में। अगर टमाटर की डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो टमाटर की वैल्यू कम हो जाएगी,
है ना। टमाटर की अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो टमाटर का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो टमाटर का जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी खुद की डिमांड एंड सप्लाई पे। इंट्रिंसिक फैक्टर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे, और अभी और भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले उस ऊपर ऊपर का देख लो। और टमाटर का प्राइस पहला हो गया उसकी खुद की डिमांड सप्लाई। दूसरा, टमाटर का प्राइस डिपेंड करता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब रुपी। टमाटर का डिमांड सप्लाई जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो बाहरी जो फैक्टर जिसपे टमाटर का प्राइस डिपेंड करता है वो है रुपी। अगर रुपी रुपी बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली इसे बोलना चाहिए मुझे मेजरिंग यूनिट, जिसमें आप टमाटर मेजर कर सकते हो। टमाटर को आप जिसमें मेजर कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है। मतलब रुपी के थ्रू आप टमाटर को मेजर कर सकते हो। मतलब 100 रुपए का टमाटर, 200 रुपए का टमाटर, 300 रुपए का टमाटर, उस पे। ठीक है, तो टमाटर का प्राइस डिपेंड करता है उसकी डिमांड सप्लाई पे, और दूसरा करता है रुपी पे, रुपी की डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर रुपी की डिमांड ज्यादा है तो रुपी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, टमाटर भी महंगा बिकेगा। और अगर रुपए की सप्लाई ज्यादा है तो ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे हमें सेम टमाटर खरीदने के लिए। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। पहले देखते हैं हम फर्स्ट थिंग कि हाउ टमाटर का प्राइस डिपेंड्स ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। या फिर किसी भी चीज का जो डिमांड है या फिर किसी भी चीज की जो प्राइस है वो कैसे उसकी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, पहले हम वो चीज देख लेते हैं। डिमांड, जब किसी चीज की प्राइस ऑफ टमाटो लिखा हुआ है, ये लिखा है प्राइस ऑफ टमाटो, ये लिखा है डिमांड, ये लिखा है डिमांड, ये लिखा है प्राइस ऑफ टमाटो, ये लिखा है सप्लाई, ये लिखा है सप्लाई। ठीक है, अगर किसी चीज की, अगर सपोज मान लो महीने की 1 तारीख है, महीने की 1 तारीख के दिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब लोग बहुत सारा डिमांड करेंगे टमाटर की। तो 1 तारीख के दिन डिमांड क्या हो जाएगी, टमाटर की ज्यादा हो जाएगी। जब टमाटर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी 1 तारीख के दिन, तब टमाटर का प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब डिमांड ऑफ टमाटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब टमाटर की डिमांड कम हो जाएगी, जैसे महीने का जब आखिरी होगा, जब महीने का एंड होगा तब लोगों के पास पैसे कम होते हैं, तब लोग टमाटर खरीदने में या फिर कभी सपोज कम खर्च करेंगे टमाटर खरीदने में, तो टमाटर की डिमांड कम हो जाएगी, तब टमाटर का प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से टमाटर का प्राइस डिपेंड कर रहा है डिमांड पे। अब दूसरा देख लेते हैं हम सप्लाई पे कैसे डिपेंड करता है। सप्लाई पे क्या होता है, जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी टमाटर की, सपोज अगर मार्केट में 1 टमाटर, तो अभी सप्लाई क्या है, कम है, और खरीदने वाले 2 लोग हैं। जब सप्लाई कम है और खरीदने वाले सब टमाटर 1 है, खरीदने वाले 2 लोग हैं, तो टमाटर की सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से टमाटर का प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब अभी भी खरीदने वाले 2 ही लोग हैं और टमाटर की सप्लाई क्या हो जाए, बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए टमाटर की सप्लाई, तब टमाटर की सप्लाई ज्यादा है पर डिमांड क्या है, कम है, लोग खरीदने वाले 2 ही लोग हैं, तो टमाटर की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा पहला आर्गुमेंट था वो क्लियर होता है कि भाई टमाटर का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी खुद की डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ये पहली चीज है। ठीक है, ये प्राइस समझने के लिए पहली चीज है। ठीक है, प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस सबसे पहले उसकी खुद की, उसकी इंट्रिंसिक डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज अब आते हैं अपन। ठीक है, टमाटर का प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, और वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है रुपी। टमाटर की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, रुपये पे डिपेंड करती है, रुपये की डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। हम देखते हैं कैसे। सपोज मार्केट में अभी कम रुपए हैं, मार्केट में अगर मंथ एंड चल रहा है, सपोज मंथ एंड के टाइम पे 100 रुपए का 1 किलो टमाटर आ रहा है। कितने रुपए का 1 किलो टमाटर आ रहा है, 100 रुपए का 1 किलो टमाटर आ रहा है।
फिर क्या हुआ, महीने फिर लोगों के पास बहुत सारा पैसा जाता है, एक तरीका जाती है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा जाता है। जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तब क्या टमाटर 100 रुपए का 1 किलो बिकेगा क्या? तब टमाटर सब लोग जब जब सब लोग के पास पैसा आ जाएगा तब सब लोग क्या करेंगे, टमाटर खरीदने जाएंगे। जब टमाटर खरीदने जाएंगे तो टमाटर की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब टमाटर की डिमांड बढ़ जाएगी तब टमाटर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब टमाटर कितने रुपए का आएगा, 150 रुपए का आएगा टमाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब रुपए की सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या हो रहा है, टमाटर का प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मनी की जो वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनी की वैल्यू कैसे कम हो जाएगी, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो जो टमाटर पहले 100 रुपए का आ रहा था, अब डिमांड बढ़ने की वजह से वो टमाटर कितने का आ जाएगा, 150 रुपए का आएगा। इसका मतलब ये है कि मनी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मनी की वैल्यू कम कैसे हो रही है, मनी की वैल्यू पहले 100 रुपए की जो चीज आ रही थी वही चीज खरीदने के लिए हमें 150 रुपए देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मनी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो टमाटर का जो प्राइस है वो खुद की डिमांड सप्लाई पे तो डिपेंड करता ही है, और मनी की सप्लाई पे और मनी की डिमांड पे भी डिपेंड करता है। जब मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तब मनी की डिमांड कम हो जाएगी और रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाला खेल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज का जो प्राइस है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, उसकी डिमांड और उसकी खुद की डिमांड सप्लाई और उसकी मेजरिंग यूनिट अर्थात रुपए की डिमांड सप्लाई। ठीक है, तो अब देखो आप रुपए की डेफिनेशन, रुपी इज एन इंट्रिंसिक फंक्शन ऑफ रुपी रुपी सॉरी price of an item is a function of its intrinsic value and its extrinsic factor, that is measuring unit, demand and supply। ठीक है, जो प्राइस होता है किसी भी चीज का वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स डिमांड सप्लाई, एक्सट्रिंसिक फैक्टर की डिमांड सप्लाई। इन दिस केस एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है हमारा, मेजरिंग यूनिट, दैट इज रुपी। ठीक है, ये होता है प्राइस। तो कई बार मतलब अगर आप कोई खराब किताब पढ़ोगे तो उसमें बस ये लिखा रहेगा कि किसी भी चीज का प्राइस इन्फ्लेशन डिमांड सप्लाई की वजह से होता है उस खुद की, पर असलियत में इन्फ्लेशन दो चीजों की वजह से होता है, खुद की डिमांड सप्लाई और मेजरिंग यूनिट, मतलब रुपए की डिमांड सप्लाई कम होने की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इस चैप्टर में, इस इन्फ्लेशन चैप्टर में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे किस तरफ वाले इन्फ्लेशन को, इस तरफ वाले डिमांड सप्लाई की वजह से जो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उस वाले सेक्शन को। ये मनी की वैल्यू ऊपर हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से जो प्राइस में चेंज हो रहा है, ये वाली चीज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इन्फ्लेशन डेफिनेशन। अब ये क्वेश्चन है, आप प्लीज अटेंड करिए। ड्यू टू इन्फ्लेशन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्यू टू, अब इन्फ्लेशन का कारण क्या है, पहला क्या है, प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज। ऑप्शन बी द वैल्यू ऑफ मनी फॉल। ऑप्शन सी द एक्सचेंज रेट इंप्रूव्स। ऑप्शन डी ए एंड बी। ऑप्शन ई ए बी सी। देखो इसका जो पहला ऑप्शन है ए, प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, ये बात तो सही है भाई, इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा। द वैल्यू ऑफ मनी फॉल, इन्फ्लेशन की वजह से मनी की वैल्यू फॉल होगी कि नहीं होगी, इसका जवाब बताइए आप। होगी। द एक्सचेंज रेट इंप्रूव, एक्सचेंज रेट इंप्रूव के बारे में अपन ने पढ़ा नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं एक्सचेंज रेट में फर्क पड़ेगा, इंप्रूव तो नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि कैसा एक्सचेंज रेट चल रहा है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ए एंड बी। ठीक है, तो आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के टाइप क्या होते हैं। ये एक मीम है, आपको अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। ये देखिए आप 2007 में
3 रुपए के 10 गोलगप्पे आते थे, अब उल्टा हो गया है। अब क्या हो गया है, 10 रुपए के 3 गोलगप्पे आ रहे हैं 2022 में। पहला तो मनी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसमें देखिए आप, जो चूहा है, चूहा क्या है, इन्फ्लेशन है, वो क्या कर रहा है, रुपीस को खा रहा है। मतलब चूहा क्या कर रहा है, रुपये की वैल्यू कम कर रहा है। ये वाली बात आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर समझ में नहीं आया, इस वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।